नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हमारी डे 5 की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, जो कि हमारी डे 4 की क्लास का ही कंटिन्यू टॉपिक है। अगर आप हमारी डे 4 की क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई टैब को क्लिक करें, और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर उन वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे आज के टॉपिक में इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना है। उनको कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को समझना ज़रूरी है, तभी हम कैलकुलस मेथड को समझ पाएंगे। इसलिए मैं आज आपको पहले कुछ इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलों को समझाता हूं, ताकि हम आगे के कैलकुलस मेथड को समझ सकें। चलिए हम आज पहले अपने कुछ बेसिक इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को समझने के लिए हम उसके बेसिक फॉर्मूले को देखते हैं। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है इंटीग्रेशन का साइन। बच्चों, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, जो कि फॉर्मूला होता है हमारे पास x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहां जो हमारी n की वैल्यू होती है वो 0, 1, 2, 3 आगे सो ऑन चलती जाती है, लेकिन n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप सभी लोग। चलिए इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों, इंटीग्रेशन में जो हमें मेन समझने वाली चीज होती है वो होती है हमारे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मींस हमारे पास जो सम दे रखा होगा वो dx, dy, dz एंड सो ऑन। मतलब यहां पर जो ये d टर्म होगा वही इंटीग्रेट होगा। एक छोटे से फॉर्म को हम उसकी एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए उसे इंटीग्रेट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ एक एग्जाम्पल लेना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई सम दिया है x dx, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। आप ध्यान रखिए x और इसके साथ में ये dx है, मतलब जो dx है ये इस dx का ही डेरिवेटिव है। हम इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हम अपने फॉर्मूले को देखेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। मतलब हम इसमें देखें कि x की पावर क्या है। यहां पर जो x की पावर है वो हमें 1 दे रखी है। हम जब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहां पर हमारी n की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। यहां हम जब फॉर्मूले में पुट करेंगे 1+1 अपॉन 1+1, ये हो गया हमारा x² अपॉन 2। हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ये लिखते हैं हम x की पावर 3 dx। अगर हम इसे फॉर्मूले से कंपेयर करें तो हमारी n की वैल्यू 3 दे रखी है। जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये बनता है हमारा 3+1 अपॉन 3+1, जो कि इक्वल हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4। इसमें एक बच्चों ध्यान देने वाली जो बात होती है वो होती है, हम इसमें कई सम्स में यहाँ पर एक c कांस्टेंट जोड़ देते हैं। इस c कांस्टेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप मैथ में इस टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास दो टाइप का होगा। एक होगा डेफिनेट इंटीग्रल और एक होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। मतलब एक इंटीग्रेशन में हमें यहाँ पर कुछ लिमिट्स दे रखी होंगी और दूसरे इंटीग्रेशन में हमें यहाँ पर कुछ लिमिट्स नहीं दे रखी होंगी। मतलब अगर हमें इंटीग्रेशन के साइन में कोई लिमिट्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर हमारा एक c कांस्टेंट साथ में चलेगा, और यदि हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स अवेलेबल होंगी तो ये c का साइन हट जाएगा। हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं लिमिट की हेल्प से। माना हमारे पास लिमिट दे रखी थी 2 से 3, ये हमारी अपर लिमिट कहलाती है ऊपर वाली, नीचे वाली हमारी लोअर लिमिट कहलाती है। हमारा जो दिया हुआ था ये दिया हुआ था y² dy। अगर यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर भी y का ही डेफिनेट पार्ट होना चाहिए। इसका हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा y की पावर 2+1 अपॉन 2+1, जो कि हमारा बनेगा, हम बच्चों इसको एक क्लोज्ड बिग ब्रैकेट में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिमिट अवेलेबल है, जो कि बन जाएगा ये
ये जब सॉल्व होगा तो बनेगा y³ जो हमारी लिमिट होगी वो होगी 2 से 3। अब इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले अपर लिमिट को यहाँ अप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसे देखें तो अपर लिमिट है हमारी 3 जो कि y की जगह पर यूज होगी, 3/3 माइनस 2/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा हमारा 27/3 माइनस 8/3 जो कि सॉल्व होने पे बनेगा 27 माइनस 8 इज 19/3। मतलब आपने देखा यदि हमारे पास लिमिट अवेलेबल है तो उस लिमिट को उस इंटीग्रेशन के बाद उस वेरिएबल पर अप्लाई करेंगे। पहले हम अपर लिमिट को लिखेंगे, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम लोअर लिमिट को लिखेंगे। इस तरीके से हमारे इंटीग्रेशन के टर्म यूज होते हैं। हम आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं। यदि हमारे पास टर्म दिया हो ax dx का हमें इंटीग्रेशन करना है, यहां पर a एक कांस्टेंट टर्म कहलाएगा क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो dx का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ x वाले हिस्से का ही इंटीग्रेशन करेगा। तो यदि इसे हम फिर से लिखें तो हम a अपने कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और x dx टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। हमने अभी देखा कि इस पे पावर है इसकी 1, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 + 1/1 + 1। इस तरीके से हमारा जो a वाला टर्म है वो बाहर ही रहेगा बच्चों। तो ये बन जाएगा हमारा x²/2। ये बनेगा हमारा ओवरऑल ax²/2 + c। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन करते समय जो उसका d डेरिवेटिव वाला टर्म है वो क्या है, तो उसी टर्म का इंटीग्रेशन होगा। चाहे वो dx के फॉर्म में हो, dy के फॉर्म में, dz हो सकता है, dv हो सकता है, dt हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो टर्म होगा उसी के पार्ट का वहां पर इंटीग्रेशन होगा। ये हमारा एक नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको अपने मैथ के सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन चूंकि फिजिक्स में भी इसका कुछ बेसिक यूज है तो मैंने आपको इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में समझाया। मैंने यहां पर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख रखे हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, जिनको आपको सीधा सीधा याद करना है क्योंकि इनका यूज आगे की हमारी फिजिक्स की डेरिवेशंस में होता है। जैसे हम यहां देखें, हमारा sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के cos x का होता है sin x, sec² x dx का होता है tan x, cosec² x dx का होता है माइनस के cot x, sec x tan x dx का होगा sec x, cosec x cot x dx का होगा माइनस के cosec x, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1/x dx का होगा log x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। यहां पर किसी भी इंटीग्रेशन साइन में कोई लिमिट नहीं है, इसलिए सबके साथ एक कांस्टेंट c चल रहा है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो आप समझ सके होंगे हमारे इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को, जिसका हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के कैलकुलस मेथड में। चलिए हम अपने बेसिक और मेन कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। चलिए हम अपने मेन कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हमने अपने 4th डे के वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली मेथड से पढ़ रखा है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैलकुलस मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कई बार एग्जाम में मेंशन होके आता है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो जब कैलकुलस मेथड के मेथड से ही उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो हमें फिर उसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हम उसे ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट जाएंगे। चलिए हम इस टॉपिक को पहले समझते हैं। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उस दिन बच्चों। पहली इक्वेशन थी हमारी v = u + at। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं वेलोसिटी
टाइम इक्वेशन। कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। जैसे हम अपने जो टर्म्स होंगे उनको डेरिवेटिव के फॉर्म में यहां लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एक्सेलरेशन होता है हमारा बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt। d यहां डेरिवेटिव का भी फॉर्म है और d यहां चेंज को भी दिखा रहा है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी होगा हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt। इनका यूज हम अपनी इस इक्वेशन ऑफ मोशन में करेंगे। इसके लिए हम एक थ्योरी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने किसी एक पोजीशन से चलना स्टार्ट किया। मान लीजिए वो अपनी एक पोजीशन ए पे था और ए से उसने चलना स्टार्ट किया। ए पर उस व्यक्ति की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी। और उस समय जिस समय उसने चलना स्टार्ट किया इनिशियली उसका टाइम जो था वो 0 था। उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और मान लीजिए वो बी पोजीशन पर पहुंचा। फाइनल वेलोसिटी उसकी v थी। इस पूरी जर्नी में उसने a एक्सेलरेशन लगाया, फाइनल वेलोसिटी हो गई ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, t हमारे पास टाइम हो गया, a हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया और s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका यूज करेंगे हम अपनी इक्वेशंस में। हमने अभी आपको बताया कि हम अपने एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आपको बहुत ज्यादा यहां याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूलों को यहां समझना है, इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स का इस्तेमाल करना है और आप इजीली कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अपनी पहली इक्वेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन वी नो दैट हम जानते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन ए होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब हम देखें तो इसे हम dv अपॉन dt लिख सकते हैं। यदि हम इस dt के साइन को इस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा a dt अपॉन dv। अभी हमने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स देखे जिसमें हमने देखा कि d डेरिवेटिव के फॉर्म में जब कोई चीज़ दी हो, स्मॉल फॉर्म में कोई चीज़ दी हो, चेंज के फॉर्म में जब कोई चीज़ दी हो तो हम उसको उसकी एक्चुअल पोजीशन पर उसके बड़े रूप में पहुंचाने के लिए उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑन इंटीग्रेशन मतलब जब हम इस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा हमारा a dt और ये हो जाएगा हमारा dv। यहां तक कि आपको क्लियर होगा। अब मैंने आपको बताया था यहां पर यदि कोई कांस्टेंट पार्ट हो तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं। ये dt के फॉर्म में है, ये dv के फॉर्म में है। मतलब यहां v वाला हिस्सा इंटीग्रेट होगा, यहां पर dt वाला हिस्सा इंटीग्रेट होगा। तो a कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा dt और ये हो जाएगा हमारा dv। अब बात आती है यहां पर हमें कोई लिमिट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको अभी कुछ एक बेसिक थ्योरी बताई थी जो आपको लिखनी पड़ेगी। उसके अनुसार आपके पास यहां लिमिट दे रखी है। हमने कहा था एक व्यक्ति अपनी एक पोजीशन पे था तो इनिशियली जब उसने चलना स्टार्ट नहीं किया तब उसका इनिशियल टाइम जो था 0 था और पूरी जर्नी के दौरान उसने t टाइम एक्वायर किया तो इनिशियली उसका टाइम 0 हो गया और फाइनल उसका टाइम t हो गया। तो ये हो गई हमारी dt की लिमिट्स। अब बात करते हैं हम अपनी वेलोसिटी की। तो इनिशियली उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी और फाइनली उसने v वेलोसिटी एक्वायर करी, तो मतलब उसकी इनिशियल लिमिट जो हुई वेलोसिटी की वो u हुई और फाइनल जो वेलोसिटी की लिमिट हुई वो v हुई। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बेसिक फॉर्मूले से इंटीग्रेशन के, आपको यहां पर हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो। अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया x की पावर n
dx का इंटीग्रेशन होता था हमारे पास x की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ पर c कांस्टेंट चलता था यदि हमारे पास लिमिट अवेलेबल ना हो। यहाँ पर आगे कोई भी टर्म नहीं लगा है, मतलब केवल dx, dv या dt वाला हिस्सा दे रखा है। लेकिन अगर अब आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें t का भी टर्म दे रखा है और v का भी टर्म दे रखा है। वो कैसे? अगर हम देखें x की पावर 0, तो x की पावर 0 का मतलब जब यहां पर कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए हम लिखते हैं सिर्फ dx, तो dx का मतलब आगे हमारे पास x का कोई भी टर्म नहीं दे रखा है। लेकिन हम ध्यान से देखें तो हमें x की पावर 0 वाला हिस्सा दे रखा है। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है और 1 आगे मल्टीपल में कंसीडर होता है। तो x की पावर 0 का हम यदि फॉर्मूला लगाएं तो ये होगा हमारा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये सॉल्व हो जाएगा x अपॉन 1, तो जो बनेगा हमारा सिर्फ x। तो अगर हम बात करें कि खाली हमारे पास केवल dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा, क्योंकि वहां पर x की पावर 0 कंसीडर होता है। इसी तरीके से यदि यहां देखें तो यहां पर t की पावर 0 भी गिवन है और v की पावर 0 भी गिवन है, जो कि एक अंडरस्टूड पार्ट है। तो यदि हम इसका इंटीग्रेशन निकालें तो ये बनेगा हमारा t और ये बनेगा जो कि इसकी लिमिट है 0 से t, और इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास वो बनेगा v, जिसकी लिमिट है हमारे पास 0 u से v। जो हमने अभी बताया था आपको लिमिट किस तरीके से अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस का साइन, लोअर लिमिट, इस पोजीशन पर लिमिट को अप्लाई करते हैं, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा हमारा at इक्वल्स टू v माइनस u। तो हम यदि इसे ध्यान से देखें तो ये बन गया हमारा v माइनस u इक्वल्स टू at। अगर हम इस u वाले हिस्से को वहां ले जाएं तो ये बन जाएगा u प्लस at। तो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल सिंपली इंटीग्रेशन की हेल्प से, कैलकुलस मेथड से सॉल्व हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको पहली इक्वेशन समझ में आई होगी। चलिए हम अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हम इस पार्ट को यहां से रब कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां पर इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझना है और उनको हमारा यहां पर अप्लाई करना है, जिसकी हेल्प से आप सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपको याद होगी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ये हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि है, इसका नाम हमारा है पोजीशन टाइम। जो हमारी दूसरी इक्वेशन है जो कि गिवन थी हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², जो कि हमारी कहलाती है पोजीशन टाइम रिलेशन। यहां पर s डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है और टाइम के बीच का रिलेशन है। चलिए इसको भी हम अपने कैलकुलस मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। हम फिर से लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। ये लाइन तो याद कर लीजिए आप लोग, हम जानते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम जानते नहीं हो, इसलिए हम सब जानते हैं। तो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। हमने अभी आपको बताया था कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जो टर्म्स होते हैं उसका हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम फिर आगे सॉल्व करेंगे, इस dt वाले टर्म को हम यहां ले जाएंगे और dx वाले टर्म को यहां रखें। अगर हम इसे हेर फेर कर लें, LHS वाले पार्ट को यहां लिख लें, RHS वाले पार्ट को यहां लिख लें, तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम dx इक्वल्स टू v dt लिख लेते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब यहां पर t वाला टर्म है, आगे v दे रखा है, कैसे सॉल्व होगा? यहां तो सिंपल x दे रखा है। अभी हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन में देखा कि v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी होती थी u प्लस at। हम इसकी वैल्यू यहां पर अप्लाई करते हैं, तो dx एज इट इज रहेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा u प्लस at
इंटू डी टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब आप देखिए यहाँ पर t वाला एक इंटीग्रल पार्ट मिल गया हमें, एक सिर्फ dt वाला मिल गया, dx वाला मिल गया। फिर हम अपने पुराने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ऑन इंटीग्रेशन हम इसे इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म में दे रखा है, हमें इसकी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंचना है। तो जब हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो dx, अब मैं यहां एक स्टेप डायरेक्ट लेने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। dt u, सिर्फ dt वाला टर्म ही इंटीग्रेट होगा, u t वाला टर्म नहीं है, मतलब ये इसके लिए कांस्टेंट हिस्सा हुआ। इसी तरीके से t dt, ये सिर्फ एक इंटीग्रेट टर्म हुआ, यहां पर a इसका एक कांस्टेंट हिस्सा हुआ। तो अगर हम u को बाहर रखें, सिर्फ dt को लिखें तो अच्छा लगेगा। इसी तरीके से a को हम बाहर रखें, t dt को लिखें तो भी अच्छा लगेगा। चलिए हम इसमें इनकी लिमिट अप्लाई करते हैं। x हमारा क्या था? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली पोजीशन पे जब उस व्यक्ति ने ए पोजीशन पे चलना स्टार्ट किया तब वो अपने होम प्लेस पे था, मतलब इनिशियली उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था। फाइनली उसने टोटल s की दूरी तय की, मतलब उसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपर लिमिट हुई, वो बन गई s। इसी तरीके से अगर हम टाइम की लिमिट की बात करें तो टाइम इनिशियली 0 था, फाइनली टाइम t, फिर इसी तरीके से इनिशियली टाइम 0, फाइनल टाइम t। हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से s। इसी तरीके से u, इसका इंटीग्रेशन हुआ t, 0 से t प्लस a। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे t dt, t की पावर है 1, n+1 अपॉन n+1 अप्लाई करेंगे, 1+1 अपॉन 1+1, ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, 0 से t। लिमिट अप्लाई करिए, s माइनस 0 इक्वल्स टू u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। हम इसको आगे और लिखते हैं, इसको चलिए थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि हमें साफ साफ समझ में आए। s माइनस 0, सिंपली s इक्वल्स टू u t प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2। इसे अगर हम और सिस्टमेटिक वे में लिखें तो s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस तरीके से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, जिसमें हमें इंटीग्रेशन की कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज का यूज करना है जिससे हम इजीली अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अपनी तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हम इसको रब करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, जिससे आप आराम आराम से इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को अपने कॉपी और पेन की हेल्प से एक जगह नोट करेंगे। अगर आप इनका एक बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इन इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। हमारी जो तीसरी इक्वेशन होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जो कि कहलाती है पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन क्यों? s डिस्प्लेसमेंट पोजीशन दी हुई है, वेलोसिटी v दे रखी है, टाइम का यहां कोई रोल है ही नहीं। हम फिर इसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है, फिर से वही लाइन, वी नो दैट, हम जानते हैं कुछ बेसिक चीजें। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, हमने पढ़ रखा है, लेकिन हमें यहां टाइम का रोल है ही नहीं क्योंकि हमारी तीसरी इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। हमें इस टाइम को यहां से हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ दूसरे टर्म को यहां इन्वॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां क्या करते हैं बच्चों, dv ओवर dt में dx का मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट का ही डिवाइड करते हैं। मतलब यदि इस टर्म को यहां हटा भी दें तब भी इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा।
हम क्या करते हैं, कुछ शिफ्टिंग करते हैं। जैसे इस dx को इस dt के साथ लिख लेते हैं, तो dx अपॉन dt इंटू dv अपॉन dx। देखिए मैंने इस x वाले टर्म को इस तरीके से साथ में लिख दिया, इस dv और dx वाले टर्म को भी इस तरीके से साथ लिख दिया। अगर हम इसे क्रॉस करेंगे तो हम वापस अपने बेसिक टर्म की तरफ पहुंच जाएंगे। आपको भी मैंने पिछले इक्वेशन में बताया था कि dx ओवर dt जो कि हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं v, ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन dx। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहां से टाइम को हटाना था, क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम कहीं भी नहीं आता है। अब हम इस टर्म को इस तरफ भेजते हैं, ये हो जाएगा हमारा dx, ये हो जाएगा हमारा v dv। आगे हम फिर वही अपना काम ऑन इंटीग्रेशन, हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, a dx हो गया, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे v dv हो गया। फिर वही बात आती है कि हम इसकी लिमिट्स क्या लें। ये dx वाला टर्म है, ये dv वाला टर्म है, a यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला टर्म हमारा बाहर आ जाएगा। dx हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की लिमिट होगी वो हो जाएगी 0 और फाइनल लिमिट हो जाएगी हमारी s, क्योंकि उसने फाइनल दूरी s ट्रेवल की थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की जो हमारी इनिशियल लिमिट होगी वो होगी u, और जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v। a टर्म को बाहर लेते हैं, फिर से a dx 0 से s, इसको फिर से लिख लेते हैं u से v, v dv। चलिए इसको यहां सॉल्व करते हैं। हमने अभी आपको बताया था सिर्फ dx वाले टर्म का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x 0 से s। हम बात करें अपने v dv वाले टर्म की, तो v की पावर है 1, फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल x की पावर n+1 अपॉन n+1, 1 की पावर हो जाएगी 1+1 अपॉन 1+1, ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर अपॉन 2, जो कि हमारा बनेगा u से v लिमिट। लिमिट को यहाँ अप्लाई करिए, हमारी लिमिट बनेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन पोजीशंस पर लिमिट अप्लाई होती है। फिर से अपर लिमिट v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2, ये बन जाएगा हमारा as, ये बन जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल अपॉन 2। इस तरीके से हम जब इस 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसे हम और सिस्टमेटिक वे में लिखें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन फॉर्मूले की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं यहां पर कैलकुलस मेथड, जिसकी हेल्प से हम अपनी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और फिजिक्स को पढ़ते रहिए।